हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। ये इतना शानदार कॉन्सेप्ट है डियर, एक बात को समझ लेना। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं तो स्टैक्योमेट्रिक वन जिसमें हम लोग स्टैक्योमेट्री में क्या करते हैं, बेसिकली हमें किसी भी एक सब्सटेंस का किसी रिएक्शन में अमाउंट पता होता है, बाकी सब्सटेंसेस का अमाउंट के बारे में हम लोग पता करते रहते हैं। तो बेसिकली यही काम हम लोग करते हैं स्टैक्योमेट्री में। तो यहां पर भी वही होने वाला है कि पीओएसी एक ऐसा मेथड है जिसका यूज करके हम स्टैक्योमेट्री 1 के लगभग सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे कि पीओएसी क्या है, कहां पर यूज करेंगे, कहां पर यूज नहीं करेंगे। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएसी है क्या। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। अरे एटम कंजर्वेशन मतलब समझ रहे हो क्या? बहुत जन इसको क्या करेंगे कि एटम कंजर्वेशन पर बेस्ड है। कंजर्व मैंने लिख दिया, कंजर्वेशन आप चाहे तो लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जन इसको क्या समझेंगे, सर लॉ ऑफ मास का जो कंजर्वेशन वाला रूल था या कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ था उस पे ये बेस्ड है क्या? कहीं ना कहीं उसी से ये इंस्पायर्ड होकर के इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया है कि किसी भी रिएक्शन में एक एटम या दो एटम किसी डिफरेंट एलिमेंट्स का कंजर्व हो सकता है। कंजर्व होने का मतलब क्या है कि सर हम कैसे समझेंगे कि कौन सा एटम कंजर्व होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहले मैं बताता हूं कि स्टैक्योमेट्री सॉल्व करने का एक ट्रेडिशनल तरीका हुआ करता था, वो होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आसान भी लगता है क्योंकि बचपन से हम लोग यूनिटरी मेथड का ही इस्तेमाल करते आते हैं। मैं भी लगभग 90% क्वेश्चंस को यूनिटरी मेथड से ही सॉल्व करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां पर आप यूनिटरी मेथड का यूज कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन पीओएसी है वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो अगर कुछ वैसे क्वेश्चंस आपके सामने में आ गए आपके एग्जाम में, आपके जेईई मेन के एग्जाम में, जिसमें आप यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं पा रहे हैं, तब फिर आप क्या करेंगे? पीओएसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल क्या होता है ना, बेसिकली जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये पढ़ लेते हैं कि यूनिटरी मेथड एक अलग मेथड है, पीओएसी मेथड एक अलग मेथड है। दिक्कत क्या है, उनका एप्लीकेशन को वो नहीं समझ पाते कि कहां पर यूनिटरी मेथड लगाना सटीक रहेगा और कहां पर पीओएसी मेथड। तो यूनिटरी मेथड में आपको क्या करना पड़ता है? यूनिटरी मेथड में आपको पहले कंप्लीट रिएक्शन लिखना पड़ता है, मतलब आपको कंप्लीट रिएक्शन का नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद आप बैलेंसिंग करते हैं, फिर आप बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन करते हैं। और जब ये दोनों कार्य हो जाए, जब ये दोनों काम आपके हो जाए, तब आप क्या करते हैं? देन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड। तब आप जाकर के यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तब आप जाकर के यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आ रही है क्या बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? तब आप जाकर के यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट आपको कंप्लीट रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे सवाल आ गए जिसमें आपको रिएक्शन के बारे में पता ही नहीं, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कोई सवाल ही नहीं आ सकता जिसमें रिएक्शन के बारे में ना पता हो। मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सवाल आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के दिखाऊंगा। तो यूनिटरी मेथड कहां लगाना है, क्या आपको समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, बोलेंगे सर मान लीजिए हमको रिएक्शन आता है, बैलेंसिंग करने में हमको समय लगता है, तो भी यूनिटरी मेथड कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये आपका टाइम को कंज्यूम करेगा। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पीओएसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पीओएसी मेथड में हम लोग को क्या करना है? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप केमिकल इक्वेशन जानते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि कुछ अमाउंट में भले आधा अधूरा ही लिखना पड़े लेकिन लिखना पड़ेगा। ज्यादातर मूल कॉन्सेप्ट के स्टैक्योमेट्री से जब भी सवाल आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ दे देता है। मान लीजिए नहीं लिखा हुआ दे तो आप लिख लीजिए, पीओएसी को लिखने से पहले केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक, केमिकल रिएक्शन लिख लिए, लेकिन स्टेप 2 करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन, नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। आपको बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन को। तो फिर आप क्या करेंगे? सर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो यूनिटरी कैसे लगाएंगे? 10 का दाम इतना तो 1 का कितना दाम नहीं, मतलब 10 मोल का
से इतना मोल बन रहा है तो 1 मोल से इतना बनेगा, 50 मोल रहता तो कितना बनता। ये यूनिटरी मेथड का बेसिक कंसेप्ट होता। तो ये कैसे लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ तो हम लोग को यूनिटरी मेथड लगाना नहीं है, हम लोग को तो पीओएसी मेथड लगाना। तो इसमें हमको समझना पड़ेगा कि हम किन एटम को कंजर्व कर सकते हैं, किन एटम को कंजर्व कर सकते हैं और किन एटम को नहीं। बस ये बात अगर हम समझ ले, अगर हम इस बात को समझ ले डियर, क्या कि अगर हम इस बात को समझ ले तो हमारा काम हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। बोले यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इस बात को समझ ले कि किस एटम को कंजर्व करना है और किस एटम को कंजर्व नहीं करना है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बात मुद्दे की कि सर कैसे पता करेंगे किसको कंजर्व करना है और किसको नहीं। तो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं CaCO3, आप इसको हीट करो, ये बन जाएगा CaO और साथ ही बन जाएगा CaO2। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, सभी कोई जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का ये डिकम्पोजिशन का रिएक्शन। अब जैसे ही मैं इस रिएक्शन को यहां पर लिखा तो आप यहां पर देखना कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में है, प्रोडक्ट साइड में किसी एक ही कंपाउंड में है। ऐसा नहीं कि कैल्शियम के और भी कंपाउंड यहां पर या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर ऐसा होगा तो ही हम एटम को कंजर्व कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि रिएक्टेंट साइड में, मतलब यह है कि रिएक्टेंट के साइड में जो एलिमेंट का एटम आप कंजर्व करना चाह रहे हैं, आप कंजर्व करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट साइड में उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपाउंड प्रेजेंट रहना चाहिए, सिर्फ एक ही कंपाउंड प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर एक ही कंपाउंड प्रेजेंट है तो आप उस एटम को कंजर्व कर सकते हैं, उस एलिमेंट के एटम को आप कंजर्व कर सकते हैं डियर। ठीक, मतलब हम यहाँ किसको कंजर्व कर सकते हैं? क्या हम कैल्शियम को कंजर्व कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्या हम कार्बन को कर सकते हैं? क्या यस, कार्बन को भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में कार्बन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है जहां पर कार्बन प्रेजेंट है। अब सवाल आएगा क्या सर हम ऑक्सीजन को कर सकते हैं क्या? तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। क्यों? ऑक्सीजन आपका पहले कंपाउंड में भी आ रहा है और दूसरे कंपाउंड में भी आ रहा है। तो कैल्शियम को कर सकते हैं, यस। कार्बन को कर सकते हैं, यस। ऑक्सीजन को कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑक्सीजन को यहां पर हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ओके ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब हम आगे यहां पर बढ़ सकते हैं। कैल्शियम को कंजर्व कर सकते हैं, कार्बन को कर सकते हैं, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते। अगर आपने कंजर्व कर दिया तो सर यहां मोल्स कैसे निकालेंगे? चलिए हम लोग ये तो सीख लिए कि भैया एटम को कैसे कंजर्व करना है। अब जैसे ही आप ये बात को सीखे अब मन में आएगा सर स्टोइकियोमेट्री। अरे आपको नहीं पता है क्या सर कि स्टोइकियोमेट्री में हम लोगों को अमाउंट निकालना रहता है? अरे बेटा मुझे सब पता है। अमाउंट के बारे में कैसे पता करेंगे? तो आपको एक अमाउंट पता है जिसको आप सभी के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं, वो है मोल। मोल को आप चाहे तो वेट के साथ इंटर रिलेट कर दीजिए, नंबर्स के साथ इंटर रिलेट कर दीजिए, वॉल्यूम के साथ सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में ही इंटर रिलेट होता है, बाकी केसेस में आप डायरेक्टली इंटर रिलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब अगर सॉलिड और लिक्विड है और सॉलिड और लिक्विड के केस में अगर वॉल्यूम दिया है तो आप पहले डेंसिटी का इस्तेमाल करके वेट निकाले और फिर उस वेट को मोल से इंटर रिलेट कर दे, ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन गैसेस में आप डायरेक्टली इंटर रिलेट कर सकते हैं। बोलो यहां तक आ गया क्या बात समझ में? तो आई होप तुम्हें यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब आ गई है तो अब यहां पर सवाल आता है सर फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अरे नहीं भटक रहा हूं बेटा, अमाउंट के बारे में बताइए ना। अरे बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब अमाउंट के बारे में कैसे? मान लीजिए मैंने किसको कंजर्व कर दिया, अगर मुझे CaO का निकालना है,
अमाउंट, तो मैं किसको कंजर्व करूंगा? कैल्शियम को। अगर कार्बन का निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना, तो मैं किसको करूंगा? कार्बन को कंजर्व करूंगा। जब भी आप किसी का अमाउंट निकालना चाह रहे हैं कोई स्पीशीज का, तो आपको देखना होगा उसमें कोई एटम कंजर्व हो रहा है क्या, आपको बस ये चेक करना है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर हमको कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट निकालना है, मैं आपको इसका मोल्स दे दूं, बोलूं सर इसका 10 मोल है, बताना। तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप कहते हैं वो कितना बनेगा? तो मैं बोलूंगा इसका एक तरीका है क्या, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इन CaCO3 into moles of CaCO3 is equals to number of atoms of Ca in CaO into moles of CaO। आपको यही तो निकालना है। बोलेंगे सर हमको ये पता है क्या? यस, सवाल में दिया। बोलेंगे सर किसी का भी अमाउंट नहीं दिया तो? अरे नहीं बनेगा सवाल, बी कॉन्फिडेंट। जब किसी का अमाउंट ही नहीं दिया तो पूछेगा किसका? तुम अंतर्यामी थोड़ी हो कि कोई साइड में ले जाकर के रिएक्शन कर रहा है, तुम यहां से बैठे बैठे अच्छा सर वो तो 10 मोल का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा नहीं चलने वाला। तो यहां पर इसका 10 मोल आपको दे दिया, गिवन है, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स इन कैल्शियम कार्बोनेट देख के ही पता चलता है, विदाउट बैलेंसिंग, विदाउट बैलेंसिंग देखना है कितना है, 1, यहाँ 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3 10, मोल्स ऑफ कैल्शियम इन CO विदाउट बैलेंसिंग, देखो ना मॉलिक्यूल को देख करके, 1 है। मोल्स ऑफ CO एज इट इज रहने देना, यहां से मोल्स ऑफ CaO निकल गया, वो कितना निकला? 10 आया क्या? यही है बेसिक कंसेप्ट POAC का, इसको समझ लो काम बन जाएगा। अब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, तो कैल्शियम को कंजर्व करके नहीं काम चलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम का कोई स्पीसीज नहीं मौजूद है। लेकिन यहां पर एक स्पीसीज है जिसको आप कार्बन कहते हैं, और सेम स्पीसीज रिएक्टेंट में भी मौजूद है, और उस रिएक्टेंट का अमाउंट हमको पता होना चाहिए, है। तो हम अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन CaCO3 इनटू मोल्स ऑफ CaCO3 is equals to number of carbon atom in CO2 into moles of CO2। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन CaCO3 कितना नजर आ रहा है? 1 इंटू मोल्स कितना हो गया? 10। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड कितना नजर आ रहा है? 1। मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? पता नहीं, यही तो निकालना। तो मोल्स ऑफ CO2 यहां पर क्या निकल करके आ गया, जल्दी से बताना। अरे फटाफट बताओ, 10 मोल। बोलो यहां तक आया क्या? क्या POAC का बेसिक कंसेप्ट समझ लिए? अब सवाल पे हम लोग लगा करके देख लेंगे कि हम लोग को कितना आता है और कितना नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल। पहले एक बेसिक सा सवाल है, व्हाट इज द मास ऑफ N2 and H2 प्रोड्यूस विद 68 ग्राम ऑफ NH3। अब इससे तो ये बात क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन किसका होने वाला, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तो आप यहां पर NH3 का डिकम्पोजिशन कराने वाले हैं, करवा दिए सर। क्या बना? N2 बना, साथ में क्या बना? H2। बैलेंस करेंगे क्या? नहीं, आप चाहते हैं तो यूनिटरी मेथड यहां लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको POAC सिखाना चाह रहा हूं एक आसान सवाल के द्वारा, जहां पर आप यूनिटरी भी लगा सकते हैं, जहां यूनिटरी लगा सकते हैं वहां भी POAC लगा सकते हैं। फिर अभी मैं एक और सवाल आपके सामने लेकर के आऊंगा जहां पर आप यूनिटरी नहीं लगा पाएंगे, लेकिन POAC आप वहां पर भी लगा सकेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको बैलेंस करेंगे क्या? नहीं। तो मेरे को किसका अमाउंट दे दिया है? 68 ग्राम इसका दे दिया है, ठीक है, ओके। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 17। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना पता नहीं, चलो आगे देखेंगे। ऐसे पता नहीं क्या पता है ना? 28। इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता है आपको, कितना है? 2। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अच्छा मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा किसको किसको कर सकते हैं हम? नाइट्रोजन को भी कंजर्व कर सकते हैं और हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही स्पीसीज मौजूद है प्रोडक्ट साइड में, वैसा और कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। नाइट्रोजन का भी एक ही है, वो है N2। इज इट क्लियर? तो अगर मैं जब नाइट्रोजन को कंजर्व कर रहा हूं तो आप N2 का अमाउंट पता कर सकते हैं। व्हेन N इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन नहीं, व्हेन N इज कंजर्व्ड, आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन in NH3 into moles of NH3 is equals to number of atoms of nitrogen in N2 into moles of N2। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या?
बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। ठीक, लगा दो यहां पर कंसेप्ट। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनिया कितना है? 1। मोल्स कितना है? निकाल लोगे नहीं? 68 डिवाइडेड बाई 17, 4। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन N2 कितना है? 2 इंटू मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया? 4/2। मोल्स ऑफ N2 क्या निकल करके आ जाएगा? 2 मोल। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? बोलेगा सर वेट में चाहिए, तो मोल ऑफ N2 को क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल्स ऑफ N2 क्या है? 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 28। आंसर क्या आ जाएगा? 56 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब हमें हाइड्रोजन पे यही सेम कंसेप्ट लगाना है। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इफ हाइड्रोजन एटम इस कंसेप्ट करना जरूरी है। नाइट्रोजन से H2 के बारे में कैसे पता करोगे? क्या इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन है? नहीं है। अगर होता तो हम नाइट्रोजन को कंजर्व ही नहीं कर पाते। तो चेक कर लेना कि आप कंजर्व कर पा रहे हो। और एकदम नहीं कर पा रहे हो, मान लो ऐसा कोई सवाल आ गया जहां नहीं ये कर पा रहे हो तुम कंजर्व, तब फिर क्या करो? तब यूनिटरी लगा देना, तब कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, रिएक्शन पता रहेगा तो थोड़ा बैलेंसिंग करने में समय लगेगा, तो उस केस में सभी को यूनिटरी लगा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा केसेस आ रहा है जहां पर बिना यूनिटरी के भी आप बना सकते हो, बना के निकल जाओ, दूसरे लोग से आप आगे निकल जाओगे एग्जाम में। आ रही है क्या बात समझ में? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अच्छा, इज कंजर्व्ड, ठीक है, इन NH3 into moles of NH3 is equals to number of hydrogen atom in H2 is equals to moles of H2। ठीक, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया कितना है? 3। मोल्स कितना निकाले थे? 4। हाइड्रोजन एटम H2 में कितना है? 2। यहां देख के नहीं बोलना, यहां देख लेना। इनटू मोल्स ऑफ H2 हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4। मोल्स ऑफ H2 कितना आ गया भाई साहब? 6 मोल। 6 मोल। वेट ऑफ हाइड्रोजन पूछेगा, मोल को मॉलिक्यूलर वेट 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 12 ग्राम आ जाएगा। देखो ये 12 है, ये 56 है, दोनों को जोड़ोगे 68 आ जाएगा, मतलब सही हमने निकाला। क्लियर है क्या? मजा आया इस क्वेश्चन को बना के? अब एक सवाल, बेहतरीन सवाल है, इस क्वेश्चन को पहले आप लगाइए। ये मेरी इच्छा है, दिलों की इच्छा है, दिल की इच्छा है ना। ये जी है, ये स्मॉल जी है, ग्राम है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन इट, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है आपको। चलिए, इस ये मेरी दिली इच्छा है आपके लिए, मान लो मेरी बात। अरे 1 मिनट या 2 मिनट का समय दे देता हूं तुम्हें, ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, लेकिन इसको बनाओ यार। देखो एक बार लगाओगे, तुम्हें जो लगाना है, यूनिटरी लगाना है, यूनिटरी में तुम माहिर हो, यूनिटरी लगाओ। पीओएसी सीख चुके हो तो पीओएसी लगाओ, लेकिन यूनिटरी लगाना जरूर एक बार। समझना है कि क्यों नहीं लगा पा रहे हो, तभी आपको फील आएगा, इस कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको। इज दैट क्लियर? फटाफट बनाओ, 2 मिनट का समय है। फटाफट बनाते चलो, अरे फटाफट बनाओ, इतना सोचने का नहीं है, धड़ाधड़ फटाफट बनाते चलो। मजेदार कॉन्सेप्ट है ये, मजेदार। मन खुश हो जाएगा, मन खुश और तन तंदुरुस्त हो जाएगा। हो ही गया होगा, और इस सवाल को लगाने के बाद और भी हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पर यूनिटरी से डायरेक्ट फटाफट बन जाता है, तो वही लगा लेना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में यूनिटरी तुम लगा ही नहीं पाओगे। भाई 23 सेकंड बचा है, ओनली 23। जिन्होंने बना लिया वो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ा ले वीडियो को। जिन्होंने बना लिया वो स्किप करके थोड़ा सा आगे सरका दे, अपने आप को नहीं, वीडियो को। मजा आता है तो कमेंट में लिखते चलना भाई, मजा आया आज सीख करके।
सर मजा आ गया। और लोगों के बीच में शेयर भी करना है। लोग बाग कौन होंगे? तुम्हारे दोस्त होंगे, वही तुम्हारे चाहने वाले जो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उन्हें शेयर करना। कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर वहां तो बहुत कोई है। अरे कोई भी हो, सबको शेयर करो। सीखने का अधिकार सभी को है, ठीक है। आइए देखते हैं आपको क्या बोल रहा है। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 वॉज ट्रीटेड बाई अ सीरीज ऑफ रिएजेंट। आपके पास K2CO3 था, आपने एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया, कोई भी एक रिएजेंट, पता नहीं क्या था, तो आपका कुछ बना X, फिर आपने B के साथ इस X को रिएक्ट कराया, फिर बना Y, फिर आपने C के साथ कराया, तब जाकर के K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस ये निकल के आ जाए। हो सकता है सर इससे भी ज्यादा सीरीज चल रहा। अब मन में ये सोचना पहले, अरे सोचना जरूरी है कि आप यहां यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। बोलो क्या, मेरा सवाल का जवाब दो, क्या आप यहां यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? तो जवाब होगा नहीं। बोलेंगे सर क्यों? अरे बेटा रिएक्शन है नहीं पता, बैलेंस किसको करोगे? खुद को थोड़ी करना। बोलेंगे कुछ लोग कह रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर हम तो बैलेंस है देख लीजिए मुझे। अरे नहीं यार, अपने आप को नहीं करना है, यहां पर रिएक्शन को करना है। एग्जाम में अपने आप को करना है, एग्जाम में अपने आप को करना, यहां रिएक्शन को करना। तो यहां पर, अरे सुनो तो मेरी बात को, यहां पर रिएक्शन पता ही नहीं, बैलेंसिंग किसको करोगे? फिर जब बैलेंसिंग ही नहीं करोगे यूनिटरी कहां से? मतलब यहां यूनिटरी नहीं लगने वाला है। अब क्या सर यहां पर हम लगा सकते हैं क्या? किसको? पीओएसी को। तो हम बोलेंगे यस सर लगा सकते हैं। अब इस सवाल को आगे पढ़ते हैं। so as to convert all of its carbon, ये जो लाइन है ना बड़ा प्यारा लाइन है। so as to convert all of its carbon मतलब क्या कि कंजर्व हम किसको कर रहे हैं? कार्बन को। कार्बन लगातार कंजर्व होता चला जा रहा है लास्ट तक। मतलब बहुतों के मन में आएगा सर पोटासियम लगा देते हैं ना, और कोई प्रोडक्ट थोड़ी दिया हुआ है। अरे ये आधा अधूरा रिएक्शन दिया हुआ है तुमको, तो यहां सवाल में हिंट दे देगा तुम्हें कंजर्व किसको करना। जब रिएक्शन आधा अधूरा होगा तो सवाल में हिंट देगा, तो उस हिंट को ही आपको पहचानना है। इन शब्दों के साथ ही आपके साथ खेला जाएगा। अब आप उनके साथ खेल खेलेंगे एग्जाम में कि वो आपके साथ, ये निर्भर करता है कि आप इन शब्दों को किस तरीके से समझते हैं। आ गई क्या बात समझ में? तो समझना प्यारे इस शब्दों को कि so as to convert all of its carbon मतलब कंजर्वेशन किस पे लगाना है? कार्बन को कंजर्व करना है, कार्बन को कंजर्व करना। क्लियर? कार्बन को कंजर्व करना। ठीक है डियर, कार्बन को हम लोग यहां पर कंजर्व कर देंगे, कार्बन को यहां हम लोग कंजर्व कर देंगे। ठीक, कैसे करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन K2CO3 कितना है? 1 इंटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस मॉलिक्यूल कितना है? देखो 6 नजर आ रहा, बाहर वाले 2 को नहीं भूल जाना। 2 ये बोलता है हमें भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगा? 12 इंटू मोल्स ऑफ K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? तो आई होप यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब सवाल आता है कि सर मोल्स कैसे निकालेंगे? अरे बाबू मोल्स तुम ऐसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? वेट ऑफ K2CO3 बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3। अरे बोलो हाँ या ना? इज इक्वल्स टू 12 इंटू वेट ऑफ K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस। ठीक है, क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3 आपको दिया हुआ है? 138। क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2ZN3FeCN6 का होल ट्वाइस दिया हुआ है? 698। और क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ K2CO3 निकालना क्या है? कैलकुलेट द वेट। नहीं निकल जाएगा क्या? ये तीनों दिया हुआ है आपको,
यू हैव टू जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड सॉल्व। इसके बाद मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री कहीं नहीं है, केमिस्ट्री कहीं नहीं है। क्या हो जाएगा 27.6 डिवाइडेड बाई 138 इज इक्वल्स टू 12 इंटू वेट ऑफ K2Zn3, वेट ऑफ K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाई 698। 27.6 बाई 138 इंटू 698 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ K2Zn3 FeCN6 का होल ट्वाइस। बोलो बन गया क्या? बस तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। खत्म। इसका आंसर लगभग हमको जहां तक याद है 11.6 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसका प्योर मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता फिर आपको IIT देने का कोई अधिकार नहीं है डियर, फिर कोई अधिकार नहीं है। इतना तो आपको आना ही चाहिए, और मुझे भरोसा है इससे ज्यादा आता है आपको, तो इससे ज्यादा आता है। आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बेमिसाल है, देख करके डिफिकल्ट लग रहा होगा, कई लोग डर जाएंगे। मैं फिर से बोलूंगा, डरने का नहीं, डराती है पर डरने का नहीं। अरे सुने हो ना कहावत, बुलाती है जाने का नहीं, वैसे डराती है डरने का नहीं। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए, फटाफट इसको सॉल्व करिए, फटाफट। 1.5 मिनट और बचा है। आखिरी सवाल है डियर, लेकिन मजेदार है, मजेदार। मजेदार है, फटाफट सॉल्व करते जाना। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी सीरीज ऑफ रिएजेंट दिया हुआ है डियर, एक बार लगा लो, दिमाग में फिट हो जाएगा। पीओसी के कोई भी सवाल आएंगे, स्टाइक्योमेट्रिक के इवन 1 के, धड़ल्ले ही से लगाओगे। ठीक है, धड़ल्ले से लगाओगे। एक मिनट और है डियर, 1 मिनट खत्म। समय समाप्त, समय समाप्त होता है। क्यों डियर? जल्दी जल्दी बताना, प्यार से बताना, प्यार से बताना, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। सत्ताईस सेकेंड, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी जल्दी कर दिया मैं तो। चलिए बनाइए फटाफट। अरे मजेदार है, मजेदार, दिल को छू लेने वाला है। बज गई घंटी। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर बज रही है सर, दिल वाली। अरे दिल वाली नहीं, ये बोर्ड वाली बज रही है, समय समाप्त हो गया। ठीक है, दिल वाली घंटी बज रही है तो अभी जिंदा हो, है ना? हार्ट बीट। इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डरा रहा है सब लिख लिख के, इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम। अब ये जो डिटर्मिनेशन, ये जो बात लिखा ना, इससे एक बात क्लियर हो जा रहा है। इन अ ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन, देखो बहुत जन इस वर्ड को देख करके ही छोड़ देंगे, अरे ये तो हम आज तक पढ़ेंगे। अरे ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन का मतलब है वेट के बारे में बताना है। जो अभी तक वेट कैलकुलेशन कर रहे हैं इसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ही कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम के बारे में पता करते हैं, उसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इज ट्रीटेड विद अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम आयन टू प्रेसिपिटेट द मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। इसको पीपीटी बनाना है, उसको फर्दर हीट किया। दिस इज हीटेड एंड डिकम्पोज टू अ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। इसको हीट करने पर Mg2P2O7 बनेगा। अ सॉल्यूशन ऑफ H2PO4 माइनस यील्डेड 2.054। मतलब आपको इसका वेट दे दिया है। व्हाट इज द वेट ऑफ NaH2PO4 वॉज प्रेजेंट ओरिजिनली। मतलब स्टार्टिंग में आपके पास ये जो कंपाउंड है इसका क्या वेट है, यही तो पूछ रहा है। बन गया सवाल। आपने रिएक्शन यहां से स्टार्ट किया, NaH2PO4। बोलेंगे सर ऊपर में तो नहीं लिखा, यही लिखा रहा है नेगेटिव के बगल में कोई कैटायन होगा, वो सोडियम है लिख दिया है।
इसी का आपने 2-3 रिएक्शन कराया, उसके बाद लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, Mgp2O7। अब आप बीच का नहीं पता सर क्या क्या बन रहा है, अपने को नहीं मतलब सर। यहां तो लिख दिया ना डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फोरस, मतलब क्या, पी कंजर्व होगा तभी तो उसका ग्रेविमेट्रिक आप डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो यहां फॉस्फोरस इज कॉन्जर्व्ड, फॉस्फोरस इज क्या हो गया बेटा, अरे बोलो ना, सुंदर लिख देता हूं थोड़ा सा, खुशी मिलेगी। फॉस्फोरस इज कंजर्व्ड। अगर फॉस्फोरस कंजर्व्ड है तो आप यहां पर क्या करोगे, क्या करोगे बोलो ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉस्फोरस इसमें चेक करोगे कितना है, 1 मोल से इसको मल्टीप्लाई करोगे NaH2PO4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स यहां पर चेक करोगे कितना है 2 इंटू मोल से मल्टीप्लाई करोगे Mgp2O7। अरे आया क्या, क्लियर है, ठीक है डियर। अब आपको क्या बोला, वेट निकालने हैं किसका, इसका, तो हम क्या लिखेंगे, वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaH2PO4। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट आप इसका निकाल लेना, मॉलिक्यूलर वेट आप इसका निकाल लेना, किसका, NaH2PO4 का। 23 + 2 + 31 + 64, भैया ऐड करो इसे, 122 आएगा, 122 आएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, ठीक है सर आ गया 122। तो आप क्या लिखोगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट किसका, NaH2PO4 का इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, Mgp2O7। अब मन में धक धक, सर इसका भी तो निकालना, निकाल लो ना, बहुत भारी चीज थोड़ी है। 24 इंटू 2 प्लस 31 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16, सॉल्व करो 220 निकल जाएगा। क्या वेट दिया हुआ है आपको, यस कितना 2.054, ठीक, ठीक है। अब बन गया सवाल, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ NaH2PO4 डिवाइडेड बाई 122 इंटू 2.054 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 222। इसको सॉल्व करना है बस, तो यहां से वेट ऑफ NaH2PO4 निकल करके आ जाएगा, कितना आएगा 2.2 ग्राम, कितना आएगा 2.2 ग्राम। बोलो यहां तक आया क्या बात समझ में। तो आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। पीओएसी का कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से आपके दिल और जहां दोनों में बैठ गया होगा, दिमाग में भी साथ साथ, ठीक है। तो हर जगह अगर ये बैठ गया है, रोम रोम में तुम्हारे समा गया होगा, पीओएसी का कंसेप्ट अगर समा गया है तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं धड़ल्ले से आप बनाओगे और स्टैक्योमेट्री 1 के क्वेश्चन में धमाल मचा दोगे। 4 नंबर आपका एकदम फिक्स है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 4 नंबर तो आपका फिक्स है। अगर डायरेक्ट सवाल नहीं भी आता है तो बहुत बार इसको दूसरे चैप्टर के साथ इंटर रिलेट कर देता है और फिर आपका कहानी वहां से बनता है। जैसे NH3 N2 और H2 वाला हम लोग पढ़े, वहां से पूछ लेगा H2 गैस का क्या पार्शियल प्रेशर होगा, तो आपको सबका मोल्स पता होना चाहिए। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर दे देगा, बन गया गैसियस स्टेट का सवाल। लेकिन अगर किसी को स्टैक्योमेट्रिक 1 नहीं आएगा तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट इज अ बेसिक पार्ट और इसको अच्छा से सीखना जरूरी है। इसलिए मैंने एक मेथड बताया जिससे किसी भी तरीके का मोल का स्टैक्योमेट्री स्पेशलिस्ट क्वेश्चन जो भी आने वाला है आपके धड़ल्ले से बनेगा। मजा आया है, लाइक करो, लोगों को शेयर करो और खुद भी अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आपका अपना आयुष सर आपके लिए शानदार कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे ऐसे और आपके दिल और दिमाग में धमाल मचाते रहेंगे और आप जेई में मचाना। धन्यवाद।